नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है, पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग करारोपण के अन्य प्रभावों के बारे में बात करेंगे। करारोपण के अन्य प्रभावों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि करारोपण का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, करारोपण का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है और करारोपण का जो नियामकीय प्रभाव है, जो रेगुलेटरी इफेक्ट है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन तीनों प्रभावों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करते हैं कि करारोपण का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, करारोपण का रोजगार पर प्रभाव जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि व्यक्ति के उपभोग पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर करारोपण के चलते व्यक्ति का उपभोग जो है वो कम हो जाता है, तो व्यक्ति के उपभोग के कम होने से वस्तु की मांग जो है वो घट जाएगी, और जब वस्तु की मांग घट जाएगी तो उसका उत्पादन भी घट जाएगा, और नतीजा क्या होगा, रोजगार की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो ये एक कारण है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि करारोपण के माध्यम से बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर करारोपण के माध्यम से बचत जो है वो हतोत्साहित होता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, विनियोग करने के लिए पूंजी की कमी हो जाएगी, और जब सही पूंजी अवेलेबल नहीं होगा, सही इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो उस स्थिति में भी रोजगार जो है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि करारोपण जो है वो रोजगार को किस प्रकार प्रभावित करता है। अगर करारोपण उपभोग और बचत को प्रभावित करता है, तो इसके द्वारा वो रोजगार को भी प्रभावित करने में सफल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आर्थिक स्थिरता पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि करारोपण का एक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्थिरता को कायम रखना भी है। स्थिरता के अंतर्गत तेजी एवं मंदी जैसे स्थिति से निपटना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, तो ये सारे कार्य भी सरकार जो है वो करारोपण के माध्यम से कर सकती है। तो आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में करारोपण के प्रभाव के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर लर्नर का क्या कहना है। प्रोफेसर लर्नर कहते हैं कि करारोपण का एकमात्र उद्देश्य देश में आर्थिक क्रियाओं अर्थात उत्पादन, वितरण एवं उपभोग संबंधी क्रियाओं के आकार को नियमित करना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत लर्नर क्या कह रहे हैं, उत्पादन, दूसरा है वितरण और तीसरा है उपभोग। तो इन क्रियाओं से, इनसे संबंधित क्रियाओं को जब सरकार जो है वो नियमित करती है, ये भी करारोपण का एक प्रमुख कार्य है या करारोपण का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने के लिए करारोपण जो है वो किस प्रकार काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है या अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति रहती है, तो उस समय सरकार को क्या करना चाहिए। मुद्रास्फीति की स्थिति में या तेजी की स्थिति में सरकार को जो है वो कर की दरों में वृद्धि करनी चाहिए, नए कर लगाने चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा मनी है लोगों के पास, जो एक्स्ट्रा परचेजिंग कैपेसिटी है, क्रय शक्ति है, वो लोगों के जेब से निकल के सरकार की ओर जाए। और जब लोगों के पास में परचेजिंग पावर की कमी हो जाएगी, क्रय शक्ति की कमी हो जाएगी, तो लोग जो है वो मांग को भी घटा देंगे, और जब मांग घटेगी तो वस्तुओं की कीमत भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। तो ये सरकार को करना होता है। तेजी के समय कर की दरों में वृद्धि करेगी या फिर वो नए कर लगाएगी, इस तरह से सरकार कर सकती है। फिर तेजी के समय सरकार बचत को भी प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि अगर व्यक्ति के उपभोग पर सरकार अधिक कर लगा देती है तो उपभोग कम हो जाएगा, और उस पैसा को या उस मुद्रा को बचत की ओर डाइवर्ट किया जा सकता है,
और जब बचत होगा तो वो बचत जो है वो आने वाले समय में खर्च होगी। तो इस तरह अगर कोई व्यक्ति बचत करता है, सेविंग करता है, तो सरकार उस समय उसको कर से छूट दे सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि तेज़ी के समय में अगर कोई व्यक्ति बीमा पॉलिसी सब में खर्च करता है तो वहाँ भी सरकार को कर की दर में छूट देनी चाहिए या कर की दर कम करनी चाहिए। मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि जब व्यक्ति बीमा में पैसा लगाता है तो सरकार जो है उसको टैक्स फ्री कर देती है, क्योंकि उस पैसे को फिर सरकार आगे इस्तेमाल करती है टाइम पीरियड तक के लिए। तो यहाँ भी बीमा वगैरह में भी अगर व्यक्ति खर्च करते हैं तो वहाँ भी सरकार को छूट देना चाहिए। फिर तेज़ी के समय अगर नए उद्योगों की स्थापना की जाती है तो सरकार अगर वहाँ भी कम दर से कर लगाती है या नए उद्योगों को टैक्स फ्री कर देती है तो वहाँ भी उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। तो इस तरह सरकार जो है वो करारोपण के माध्यम से तेज़ी की स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। लोगों के जेब से पैसे को निकाल के, मुद्रा को निकाल के अपनी ओर वो खींच सकती है और कीमतों को बढ़ने से सरकार जो है वो रोक सकती है। फिर मंदी के समय सरकार क्या कर सकती है? करारोपण को किस तरह से वो एक राजकोषीय हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है? तो मंदी के समय हम लोग देखते हैं कि सरकार को कर की दरों को कम से कम करना चाहिए या उसको टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि मंदी के दौरान लोगों के हाथों में परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो लोग मांग कम करते हैं। तो अगर मंदी के समय सरकार जो है कर की दर को कम कर देती है या फिर करों में छूट दे देती है तो इससे क्या होगा, लोगों के पास में परचेजिंग कैपेसिटी आएगी, क्रय शक्ति आएगी, फिर वो वस्तुओं की मांग बढ़ाएंगे और जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। तो इस तरह से जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो मंदी से उभर सकता है। तो इस प्रकार सरकार को मंदी के दौरान क्या करना चाहिए कि कर कम लगाने चाहिए या उसको करों में छूट देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि उत्पादन कर वगैरह भी कम करना चाहिए, क्योंकि जब उत्पादन कर कम कर देगी सरकार तो उस समय वस्तुओं की कीमतें जो है वो भी कम हो जाएंगी, जिससे मांग में वृद्धि होगी और धीरे धीरे उत्पादन को सहयोग मिलेगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सरकार को मंदी के दौरान सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए, उसको अधिक खर्च करना चाहिए। जब सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है, अधिक खर्च करती है, तो इससे लोगों के हाथों में क्रय शक्ति पहुंचती है और वे लोग उसका व्यय करेंगे, उससे वस्तुओं को खरीदेंगे। तो इससे भी क्या होता है कि मंदी की स्थिति से उभरने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार मंदी के दौरान सरकार को करारोपण का प्रयोग इस ढंग से करना चाहिए जिससे उत्पादन में वृद्धि हो, रोजगार में वृद्धि हो और विनियोग को प्रोत्साहन मिले और जो इकोनॉमी है वो विकास की ओर बढ़े। जो भी इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे वो चालू हो, नए उद्योग खुले। तो इस प्रकार करारोपण को एक हथियार के रूप में सरकार को अप्लाई करना चाहिए और ये करारोपण का ये प्रभाव होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि करारोपण का जो रेगुलेटरी जो इफ़ेक्ट होता है, यहाँ सरकार क्या करती है? सरकार जो है वो नियामक के द्वारा यानी कि रेगुलेट करती है, नियमन करती है कुछ चीज़ों का, और जिससे वो उसके उपभोग को और उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। जैसे हम लोग यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करते हैं कि सरकार जो है जब शराब या मादक पदार्थ या तंबाकू वगैरह पर सरकार अधिक दर से कर लगा देती है तो उस समय क्या होता है कि उसकी कीमतें जो है वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से कम लोग उसको खरीदते हैं, उसकी मांग जो है वो कम हो जाती है या उत्पादन का जो साधन है वो उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र की ओर चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कर लगाने के बाद सरकार ने क्या किया, इसके उपभोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया, कंट्रोल करने का प्रयास किया। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जो आयात कर है या निर्यात कर है तो इन पर भी सरकार जो है कर लगा के उसकी उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित करती है कि कितना इसका उत्पादन किया जा सकता है। जैसे जब सरकार आयात कर लगाती है तो कितना आयात कर लगाना है ताकि कितनी वस्तुओं का आयात यहाँ पर हो और उसके बदले में वो कितना आयात प्रतिस्थापन उद्योग लगा सकता है या उसके घरेलू उद्योग कितने हैं। तो ये सारी बातें मायने रखती है।
और फिर निर्यात कर भी अगर सरकार नहीं लगाएगी तो बहुत एक्सेस सप्लाई होने लग जाएगा, बहुत एक्सेस प्रोडक्शन होने लग जाएगा, तो उससे भी कीमतें जो है वो गिर जाएगी और फिर हमारा जो भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल हो जाएगा। तो इस तरह सरकार जो है वो करारोपण के द्वारा एक और तो उपभोग को भी कंट्रोल करती है और दूसरी ओर वो विभिन्न विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा को भी वो नियंत्रित और नियमित करती है, ताकि इसका अच्छा प्रभाव, जो टैक्स का जो गुड इफ़ेक्ट है वो अच्छा प्रभाव उत्पादन, रोजगार इस पर पड़े, आय पर पड़े। तो हम लोगों ने इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि करारोपण के अन्य प्रभाव कौन कौन से हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि रोजगार पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्थिरता पर करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि तेजी एवं मंदी में करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर हम लोगों ने करारोपण का नियामकीय प्रभाव यानी कि रेगुलेटरी इफेक्ट के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने इफ़ेक्ट ऑफ टैक्सेशन से रिलेटेड जो वीडियोस के सीरीज़ बनाए थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने तोड़ के चर्चा किया कि करारोपण का क्या प्रभाव पड़ता है, करारोपण का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देखा है कि करारोपण का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि करारोपण का अन्य प्रभाव क्या पड़ता है। क्योंकि हम लोगों ने सबसे शुरुआत के वीडियो में जो इफ़ेक्ट ऑफ टैक्सेशन है उसमें हम लोगों ने करारोपण के प्रभाव को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था: उत्पादन पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव और फिर इसका अन्य प्रभाव। इस तरह हम लोगों ने करारोपण के प्रभाव के अंतर्गत कुछ वीडियोस की सीरीज़ बनाई और उसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके बारे में तोड़ के चर्चा करके समझने का प्रयास किया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।